सवाल आपसे लेते हैं कि आखिर में जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होते हैं वो आखिर में काम कैसे करते हैं, और किस तरह के निवेशकों को इस तरह के फंड्स में निवेश करना ज़्यादा बेहतर होता है, किन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड रखने चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दे सकें तो। देखिए, एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल कोई भी निवेशक है जो पहली बार या भी पोर्टफोलियो ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं, जी। तो उनको तो अभी इंडियन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो इंडियन म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो बढ़ता जाए तो आप उस पोर्टफोलियो का 5 या 10% हिस्सा जो है आप इंटरनेशनल फंड में डाल सकते, निवेश कर सकते हैं। तो आप इंटरनेशनल फंड्स में क्यों करने चाहिए? देखिए क्या है कि आप नोटिस करेंगे बहुत सी अच्छी कंपनीज जो हैं इंडिया के बाहर है, तो आप इस डायरेक्टली उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल फंड के जरिए आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आज इंडिया में आप चाहे इन्वीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, ये यूएस की कंपनी है। उसके अलावा भी बहुत सी यूरोप की कंपनी लाइक फोक्स वैगन है, या लुई विटॉन है। अब ऐसे कंपनी में चाइना में टेंसेंट है। सो ऐसे कंपनी में आप निवेश डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, आप म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत इजीली निवेश कर पाएंगे वहां पर। क्योंकि आप इंडिविजुअली स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे, उन स्टॉक की वैल्यू बहुत है, और उसको मॉनिटर करना, इंटरनेशनल एक्सचेंज के जरिए निवेश करना, वो एक टीडियस टास्क है अपने में एक, और बहुत बैंडविड्थ कंज्यूम करता है और इजी नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड के जरिए आप अगर निवेश कर सकते हैं तो ग्लोबली जो अच्छी कंपनियां हैं उसकी उसमें भी आप निवेश कर पाएंगे इस इंटरनेशनल फंड के जरिए। यही रीजन रहता है इंटरनेशनल फंड में लोग निवेश करना चाहते हैं। ठीक। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए और भी हमारे पास हैं, उसमें हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं कृष्णा अग्रवाल जी, वो आपके माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। और इनका जो प्रश्न हमारे पास आया है वो ये है कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्वांट मोमेंटम फंड में इन्होंने 9,000 रुपये की एसआईपी की हुई है। इसके अलावा क्वांट वैल्यू फंड में 9,000 की एसआईपी की हुई है। बंधन का स्मॉल कैप फंड भी इन्होंने चुना हुआ है, जिसमें कि ये 9,000 रुपये लगा रहे हैं। इसके अलावा जो है पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 9,000, और मीरा एसेट एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 5,000 रुपये लगा रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। तो क्वांट में सर इन्होंने 9,000 रुपये, क्वांट वैल्यू फंड में 9,000 रुपये, और इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप में 9,000 रुपये, पराग पारिक ईएलएसएस में 9,000 रुपये, और मीरा एसेट का जो इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है ईटीएफ, उसमें 5,000 रुपये ये लगा रहे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे पोर्टफोलियो का अगर रिव्यू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसा लग रहा है सर इनका पोर्टफोलियो? एक मोमेंटम फंड ले रखा है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, एक टैक्स सेवर फंड भी पराग पारिक का इन्होंने ले रखा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसे सर? ये पोर्टफोलियो बहुत एडहॉक कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसमें मुझे एक पोर्टफोलियो में जो जब हम निवेश करते हैं एक लक्ष्य चेज करते हैं, एक डायरेक्शन से निवेश करते हैं। ये पोर्टफोलियो में जो निवेश किया गया बहुत एडहॉक इन्वेस्ट किया गया है। मे बी किसी जो फंड कंपेयर करती है वेबसाइट, उनमें जाके चेक करके पास परफॉर्मिंग जो अच्छे फंड है उसमें ऐसे रैंडमली इन्वेस्ट करा गया है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, आज के दौरान में नॉर्मल मिड एंड स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, तो इनका इन्वेस्टमेंट वहां पर है। और इन्होंने क्या किया है, फैक्टर्ड इंडेक्स फंड में डाल दिया है जैसे कि मोमेंटम और वैल्यू। तो ये मोमेंटम, अगर मार्केट काफी तेजी से बढ़ता है तो मोमेंटम अच्छा करेगा, वैल्यू अच्छा नहीं करेगा। सो अब मुझे इनका थॉट प्रोसेस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने का समझ में नहीं आया है। जी। तो इसमें काफी डायरेक्शन की जरूरत है। और एक दूसरा है कि इनका टाइम होराइजन मुझे पता नहीं है। तीसरा, ये कौन सा लक्ष्य चेस कर रहे हैं, अगर ये बता पाते हैं और क्या टाइम होराइजन है, सो इनको एडवाइस करना इजी रहेगा। जी। क्योंकि इसको देखकर कोई सेंस बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक सर, ठीक है। अब इन्होंने अपनी डिटेल बताई नहीं है, क्या टारगेट है इनका और किस और उद्देश्य से ये जी। जो है ये बहुत एडहॉक इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको ओवरऑल पूरी तरह रिवैम्प करने की सलाह दूंगा।
पूरी तरीके से अगर रिवाम्प करने लर्न की घूम सलाह। रहे हैं तो जी जी। उनको कम से कम बेसिक में एक फ्लेक्सी कैप रखनी चाहिए, एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखना चाहिए अगर रैंडमली कर रहे हैं, जी। और अगर एक फैक्टर्ड इंडेक्स रखते हैं रख सकते हैं उसमें, और एक अगर इंटरनेशनल वो रख रहे हैं जहाँ रखा उन्होंने वो रख सकते हैं मैक्सिमम। बट अभी इसके अलावा उनको और फंड की जरूरत नहीं है। ठीक। इसके अलावा हमारे एक जगदीश धनुका जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। कह रहे हैं मेरे एसआईपी की डेट अगर हर महीने 20 तारीख को जाती है, लेकिन अगर 17 या 18 मार्केट तारीख को मार्केट काफ़ी डाउन हो जाता है या टूट जाता है, तो क्या मैं 17-18 को ही अपनी एसआईपी जमा कर सकता हूँ या फिर नहीं? तो ये मार्केट के लिहाज से एसआईपी करना, या 20 तारीख की एसआईपी है, मान लीजिए 10 तारीख को ही बाजार बुरी तरह टूट गया, जो कि हाल फिलहाल में हमने देखा था, बाजार में काफ़ी गिरावट रही, तो ऐसे में क्या हम समय से पहले कर दें ताकि हमको जो है ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए, क्या इनकी स्ट्रेटजी सही है सर ये? देखिए, ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए आपको दूसरा स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा। जी। जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये जो निश्चित डेट है उसी डेट पे एसआईपी जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं उस फंड के लिक्विड फंड में या किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में या आर्बिट्राज फंड में आप उसको एक लमसम पैसा निवेश कर दीजिए। और जिस दिन मार्केट अगर अग्रेसिवली बे ज्यादा करेक्ट करता है, जैसे कि 4% 5% करेक्ट कर गया, उस दिन आप उस लिक्विड फंड से 3 बजे से पहले आप स्विच कर दीजिए। हम्म। तब आप सही मायने में उसका फायदा उठा पाएंगे। वरना आप ये मार्केट करेक्शन का निवेश के जरिए एसआईपी के जरिए आ, आप उसको उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक सर। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद से आज की थीम पर वापस लौटते हैं, और वो है सैयद यूसुफ अली साहब का सवाल। और अली साहब समझना चाह रहे हैं कि आखिर में ये एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो नया निवेश है और उसकी एडिट फैसिलिटी कब तक इनेबल हो सकती है। सर, क्या जो डिफेंस फंड को लेकर के अभी भी लोगों में एक उत्साह जो है वो बना हुआ है? हम चूँकि स्टॉक मार्केट के भी शोज़ करते हैं, उसमें भी तमाम करेक्शन आने के बावजूद लोग जो है अभी भी या तो ख़रीदना चाह रहे हैं या एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोग अभी भी इस तरह के फंड के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनका सवाल ये है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में नया निवेश कब तक फिर से शुरू होगा, या क्या आपको लगता है अब डिफेंस फंड में जान बची है? क्योंकि बहुत लोगों के फंड, नया फंड अब इसमें नहीं आ रहे हैं, नए पैसे जो है स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं ये फंड। देखिए, डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए हैं, तो उस पे अब हम हिस्टोरिकल अगर कभी भी रिटर्न देख के निवेश करेंगे ना, तो ये वही बात हो गई कि आप ड्राइव करना चाह रहे हैं रियर व्यू मिरर देख करके। हम रियर मिरर देख करके ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हमको आगे देखना है। और आगे आपको जब देख के चलाना है तो मेरे ख्याल से डिफेंस फंड और एक सेक्टोरल फंड में निवेश करना मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। रीजन ये है कि देखिए, आप अगर डिफेंस की कोई अगर अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, तो चाहे वो एचडीएफसी हो या कोई और फंड हो, वो अपने मेन जो फ्लैगशिप फंड है या किसी फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, मल्टी कैप पोर्टफोलियो में या लार्ज कैप पोर्टफोलियो में भी वो वो स्टॉक खरीद सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी डिफेंस सेक्टोरल फंड में ही निवेश करना है। देखिए, सेक्टोरल फंड का रिटर्न हो सकता है कभी ज़्यादा हाई दिख जाए, लेकिन इसमें करेक्शंस भी वैसी तेजी से आते हैं। बिल्कुल मैं सही आपको कह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 2013-14 में और 15 में फार्मा ने बहुत भयंकर रिटर्न दिया था, फार्मा सेक्टर ने। उसके बाद लगभग 4 से 5 साल तक फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म करती रही, और कुछ सालों में नेगेटिव रिटर्न भी दिया। तो आपको एक सेक्टोरल फंड से के खिलाफ थोड़ा मैं हूं, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर सेक्टर में क्या होता है कि आपको जो नंबर ऑफ अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं वो एक दो या तीन, किसी भी आप सेक्टर को लेंगे ना, बिल्कुल। फार्मा थोड़ा बहुत वाइड सेक्टर उसको छोड़ के भी आप नोटिस करेंगे कि उस सेक्टर में मेन एक दो या तीन प्लेयर से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सेक्टोरल फंड में जब एक्सपोजर लेते हैं,
उस फंड मैनेजर को 20, 25 या 30 कंपनी में निवेश करना होता है। हम्म। तो वो क्या करते हैं कि उसके अलावा भी कुछ कंपनी में निवेश करते हैं या एंसिलरी, उसके एंसिलरी कंपनी में निवेश करते हैं, तो एक्चुअली जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बात सही कह तो रहे हैं, मेरे बिल्कुल। लिहाज से सेक्टोरल फंड अगर आम आदमी अवॉइड करे बेटर है, हम्म। बल्कि वो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे जो फंड हैं जहां पर फंड मैनेजर को खुला मैंडेट है कि भाई वो उनके कोई बांध बंधे हुए नहीं है, वो जो भी अच्छा स्टॉक्स लगे पिक कर सकते हैं, वैसे अगर स्कीम में निवेश करें तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए वो बेटर फायदे का सौदा होगा। महत्वपूर्ण बात कही, सही बात है कि इंडेक्स फंड में अवॉइड करना चाहिए जो है खरीदारी करने की सलाह, क्योंकि देखिए सबका एक साइकिल होती है। डिफेंस की फंड की भी एक साइकिल रही और उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से करेक्शन वहाँ पर देखने को मिला। आप टाइम नहीं कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्स फंड में ही रहेंगे तो फिर काफ़ी तेज़ी से आपकी जो शेयर की वैल्यू है या फिर आपकी जो एनएवी है वो गिरेगी भी। तो इस तरीके से वो एक साइकिल जब पूरी हो जाती है उसकी, फिर उसके बाद आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो बाकी विकल्प आपको बताए गए हैं आलम साहब की तरफ से, फ्लेक्सी कैप है या बाकी विकल्प जो हैं, उसमें आप निवेश करेंगे तो फंड मैनेजर आपके पैसों को उन एक्सपोजर वाले फंड में भी, उन एक्सपोजर वाले शेयरों में भी पैसे लगा सकते हैं। अब सवाल दोबारा लौटते हैं सर, जो आज की हमारी थीम है, इंटरनेशनल फंड में निवेश के क्या कुछ प्लस पॉइंट्स क्या हैं, वो तो हमने आपसे डिस्कस किया ही, थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन कर सकें। और पोर्टफोलियो के अंदर कितना एक्सपोजर होना चाहिए इस तरह के फंड का, और एक्सपोजर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय फंड्स को लेकर के? देखिए इंटरनेशनल फंड्स में देखिए कुछ एक बड़े मार्केट्स है जहां पर निवेश कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल फंड में देखिए अगर इंडिया से जो बेहतर ग्रो करेंगे वो मार्केट्स हैं यूएस। अभी आज के दिन में यूरोपियन कंट्रीज या यूके कंट्रीज बहुत अच्छे से, आई मीन उनका सिनेरियो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चाइना में वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन चाइना में लोग थोड़ा उसकी उनके डिस्क्लोजर्स कम होते हैं इसलिए डरते हैं चाइना में। तो आपके पास ऑप्शन जो बढ़ता है बहुत लिमिटेड बढ़ता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कुछ फंड है और एक क्या सीधा यूएस फंड है। अब यूएस में आप चाहे आप एसएनपी में निवेश कर दें या नैस्डैक में निवेश करें, तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में निवेश कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सपोजर लेना, देखिए यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप उसे फुली इग्नोर नहीं कर सकते, और इसी वजह से आप छोटा सा एक्सपोजर यूएस या फंड में ले सकते हैं। और उसके अलावा आई थिंक मेजॉरिटी जो पोर्टफोलियो आपका इंडियन फंड्स में होना चाहिए। यूएस फंड वाले फंड्स में मैक्सिमम 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए आपका।